इन सारे सीक्रेट सोसाइटी के लोगों को यह अंदाजा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो भी एक बहुत ही बड़े एपोकलिप्स की वजह से। लेकिन उससे बचने के लिए उनके जो रिचुअल्स और बलिदान होते हैं वो बहुत ही खतरनाक थे। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच एक घर को दिखाते हुए, जहाँ पर एक गे फैमिली अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। उन गे मेंबर्स का नाम होता है एंड्रयू और एरिक। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सालों से थे और अब जाकर वो अपनी फैमिली आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उन दोनों ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। उस छोटी बच्ची का नाम विन होता है, जो बाहर की तरफ जाकर खेल रही थी। वो पूरी जगह एक बहुत ही सुनसान इलाका होता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। लेकिन तभी अचानक विन को सामने की तरफ से कोई उसके पास आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी काफी हट्टा तगड़ा और लंबा था। वो तो विन को बहुत गौर से देखते हुए उसके पास आकर कुछ पूछने लगा। विन साफ कहती है कि यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आई है। अब वो बड़ा सा आदमी अपना नाम लिनार्ड बताता है और ये भी कहने लगा कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। यहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट और सीक्रेट काम के लिए आया था जो हम सभी की जान बचा सकती है। लिनार्ड तो अब विन के सामने, जिसे ज्यादा समझ नहीं थी, उसे ही बताने लगा कि एपोकलिप्स की वजह से दुनिया खत्म होने वाली है। अब थोड़ी ही देर में पता चला कि लिनार्ड के पीछे की तरफ से 3 लोग उसके पास आते हैं। उन लोगों के पास अलग अलग टाइप के हथियार थे और देखकर लगता नहीं कि वो नॉर्मल लोग हैं। लिनार्ड उन्हें देखकर इशारा करता है और अपने पास बुलाता है। यानी वो तीनों लिनार्ड के ही साथी थे। और अब तो इस तरीके से उन लोगों को पास आता हुआ देखकर विन डर गई थी। वो तो सीधा वहाँ से भागते हुए घर के अंदर चली गई। विन अब अपने पेरेंट्स एंड्रयू और एरिक के पास पहुंचकर सारी बातें बताती है, यानी कैसे कुछ लोग घर के बाहर हैं और वो उसे बहुत अजीब अजीब तरीके से बात कर रहे थे। एंड्रयू भी एरिक इस बात से चौंक गए क्योंकि ये सुनसान जगह पर किसी का आना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब वो दोनों भी एकदम चौकन्ना होकर दरवाजे के पास जाते हैं। पता चला कि लिनार्ड और उसके सभी साथी उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें उनसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बट एंड्रयू और एरिक अपनी अडॉप्टेड बेटी के लिए काफी ज्यादा चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि ये लोग अंदर आकर सारी चीजें लूट लेंगे और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए एंड्रयू साफ उन्हें कह देता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, चाहे कुछ भी हो, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। एंड्रयू टेंशन में इसीलिए था क्योंकि उसके पास जो गन होती है सेफ्टी पर्पस के लिए, वो बाहर की तरफ गाड़ी में मौजूद थी। यानी उन्हें अपनी प्रोटेक्शन किसी और चीज से करनी होगी। अब एंड्रयू एरिक भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग चाहते क्या हैं। उन दोनों ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि लिनार्ड के वो जो तीनों साथी थे वो कैसे भी करके घर में घुस जाते हैं। अब ये चीजें देखकर एंड्रयू और एरिक काफी डर गए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो हाथ में आ रहा था उससे सामने वालों को मारने लग जाते। लिनार्ड की टीम में एक ब्लैक लेडी थी जिसके ऊपर वो सबसे पहले वार करते हैं। लेकिन ये एक अनजान चीज पता चलती है कि वो ब्लैक लेडी पलटवार नहीं करती। अब ऐसा क्यों है और क्या ये लोग वहाँ पर सच में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आए? अब इन्हीं सारे हीटअप मोमेंट के बीच एरिक को थोड़ी चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो ब्लैक लेडी जिसका नाम सैप था, वो तो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आ गई। यानी लिनार्ड की टीम इन लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। जल्द से जल्द सभी लोग घर में इंटर करके दरवाजा बंद कर देते हैं और एरिक को उठाकर सैप अच्छी तरीके से देख रेख करने लगी थी क्योंकि वो एक नर्स होती है और उसे ये अच्छी तरीके से आता था। थोड़ी देर तक एंड्रयू और एरिक विन के साथ साइड में खड़े होते हैं और लिनार्ड की टीम से ये कंफर्म करते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तब जाकर लिनार्ड और उसके सारे मेंबर्स यही समझाते हैं कि हमसे खतरा तुम्हें नहीं है, बल्कि वो सब तो यहाँ पर मदद करने आए थे। सबसे पहले लिनार्ड अपने बारे में बताता है कि वो छोटी मोटी जॉब करता है। वहीं सैब नाम की वो ब्लैक लेडी एक नर्स है। रेड नाम का भी एक आदमी पहले बुरे काम करता था, लेकिन अब वो लिनार्ड के साथ मिलकर अच्छे काम करने में प्रेरित करता है। उनके साथ एड्रिया नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी भी होती है जो शेफ हुआ करती थी। वो भी रिसेंटली लिनार्ड की टीम में अभी अभी ज्वाइन हुई है। अब एंड्रयू और एरिक के दिमाग में तो बहुत सारी बातें चल रही थी, इसीलिए लिनार्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया। वो कहने लगा कि एक एपोकलिप्स की वजह से ये पूरी दुनिया कुछ समय के अंदर खत्म होने वाली है और हम इसलिए आए हैं ताकि आसपास के लोगों को बचाया जा सके। अब ये सारी बातें एंड्रयू और एरिक को पहले तो बेतुकी लग रही थी और वो ये भी सोच रहे थे कि शायद ये चारों बहुत ज्यादा पागल हैं जो इस तरीके की चीजें उन्हें बता रहे हैं। पर अब पता नहीं क्यों लिनार्ड ये कहने लगा कि एपोकलिप्स से बचने के लिए तुम तीनों में से एक की मदद चाहिए। अब इसके पीछे का क्या रीजन है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लिनार्ड ने तो यहाँ पर और डिटेल में बताना स्टार्ट कर दिया था कि अगर तुम तीनों में से किसी एक ने कुर्बानी नहीं दी तो हो सकता है कि ये जो एपोकलिप्स होने वाला है वो रुक जाए। और ये सारी अनजान तरीके की बातें उन्हें विजन के माध्यम से पता चली हैं। एक ऐसा विजन जो कहां से आया और कैसे आया उन्हें नहीं पता। इनफैक्ट लिनार्ड तो इतना भी कहता है कि उनकी टीम को एक दूसरे के बारे में कुछ पता भी नहीं था। हम चारों को ये सारे विजन एक साथ ही आए थे और विजन की वजह से ही हम साथ मिले और यहाँ पर पहुंचे। यानी सब कुछ पहले से प्लान्ड है और कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज है
जो हमें बचाना चाहती है इस पूरे एपोकेलिप्स से। तो अगर एंड्रयू, एरिक और विन इन तीनों में से कोई एक ने अपनी कुर्बानी दे दी तो इस एपोकेलिप्स को टाला जा सकता है। अब ये कौन देगा ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेनार्ड की टीम उन पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन एक को तो कुर्बानी देनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एपोकेलिप्स पक्की है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया पर के सभी इंसान मर जाएंगे। अंत में सिर्फ नियति के हिसाब से विन, एंड्रयू और एरिक ही बचेंगे। तो अब यहाँ लेनार्ड और उसके टीम मेंबर्स एक इंसान की जान के बदले इतनी करोड़ों इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो उनका साफ उसूल था कि तुम तीनों में से एक कोई कुर्बानी दे दे और इस पूरी घटना को टाल दे। एंड्रयू और एरिक तो चौंक कर देखते जा रहे थे कि ये सब कौन सी अनजान बातें कर रहे हैं। लेनार्ड द्वारा कही गई कोई भी चीज का सेंस बन ही नहीं रहा था। लेकिन फिर जाकर लेनार्ड ने एक और सच्चाई बताई कि ये तबाही कैसे होने वाली है। सबसे पहले भूकंप आएगा, फिर सुनामी और उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी जो धीरे धीरे इंसानों को मारने लगेंगी। ये सब गॉड कराएंगे और अंत में वो एक ही बार में पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तो अगर उन लोगों ने विजन के अंदर बताई गई चीजों को फॉलो नहीं किया तो शायद ये चीजें होकर ही रहेंगी। और वो सब बुरे लोग नहीं थे और कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। तो अब सामने मौजूद उन तीनों यानी एंड्रयू, एरिक और विन के अंदर से कौन मरेगा वो सामने आ जाए। एंड्रयू और एरिक इन चीजों पर अभी भी बिलीव नहीं करते और कहने लगते हैं कि हम ये बातें नहीं मानते। उन्होंने तो कोई भी सैक्रिफाइस करने और इस खतरनाक रिचुअल में शामिल होने से ही मना कर दिया था। लेकिन यहाँ लेनार्ड का चेहरा देखकर लगता है कि उसे गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्से में क्या करेगा ये तो बिल्कुल नहीं अंदाजा, पर उसने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर जो जो चीजें हो रही हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। इसके विजन्स उन्हें पहले ही आ चुके थे और उस हिसाब से ही वो उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। वो सब कुछ बोल पाते इससे पहले रेड नाम का वो आदमी अपने चेहरे पर व्हाइट मास्क लगाकर बैठ जाता है। रेड ने बताया कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो खुद की भी कुर्बानी दे सकता है और अगर एपोकेलिप्स होने ही वाला है तो ये उसके लिए सबसे बेहतर मौत होगी। वो नहीं चाहता अपनी प्यारी फैमिली को इस तरीके से मरता हुआ देखकर। एंड्रयू और एरिक कुछ समझ पाते इससे पहले रेड ने अपने साथियों को कुछ इशारा किया। तुरंत ही अब पीछे मौजूद सभी साथी उसे मार देते हैं और वहीं पर खत्म कर देते हैं। ये सीन इतना खौफनाक था और वो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि वो अपने ही मेंबर को क्यों मार रहे हैं। लेनार्ड ने कहा कि ये भी एक कुर्बानी थी जिसे कि रेड ने हमारे लिए दिया है। उसके सिर्फ बोलने का यही मतलब है कि इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए एक आदमी की जान कुछ नहीं है। अगर चीजें संभलती हैं तो हमें अपनी जान दे देनी चाहिए। लेकिन अभी भी एंड्रयू और एरिक इन चीजों के बारे में कुछ एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे थे। वो दोनों तो अपनी प्यारी बेटी विन को देखते हैं और एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये तब का मोमेंट था जब एंड्रयू और एरिक एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और उनके पेरेंट्स अगेंस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और अपने पेरेंट्स से लड़कर आखिरकार एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने विन को अडॉप्ट किया और उसकी अच्छी तरीके से परवरिश करने लगे। उनकी तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली बन चुकी थी जो हर चीजों को काफी एंजॉय करते। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज ये दिन भी देखना पड़ेगा। दुनिया खत्म होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक मजाक है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर लेनार्ड ने न्यूज चैनल लगा दिए जिस पर कई सारी खबरें आती हैं। साफ साफ पता चल रहा था कि कई सारी जगहों पर एक साथ अर्थक्वेक आए हैं और उस भारी भरकम अर्थक्वेक की वजह से चारों तरफ सुनामी का डर बना हुआ है। हवाई में तो सुनामी आ भी चुकी थी और आसपास की जगहें पूरी तरीके से डूबकर खत्म हो जाती हैं। अब ये सेम चीजें वैसे ही हो रही थी जैसा कि लेनार्ड ने बताया था, यानी कि भूकंप और सुनामी जो आसपास के कई लोगों को मारते चली जाएगी। लेनार्ड ने तो ये चीजें पहले ही कही थी, यानी कि वो फ्यूचर देख चुका है और कहीं न कहीं उसकी बातों पर भरोसा किया भी जा सकता है। अब यहाँ अपने आंखों के सामने टीवी पर लाइव प्रूफ भी देखने के बाद एंड्रयू पता नहीं इन चीजों पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एरिक को देखकर लगता है कि वो इन चीजों से डर चुका है। शायद वो लेनार्ड की बातें सच मानने लगा है और उस सैक्रिफाइस के बारे में भी सोच रहा है। एंड्रयू ने तुरंत ही एरिक को समझाया कि हमें इन चीजों में नहीं फंसना है, चाहे ये लोग कैसी भी बातें करें, हमें इन रिचुअल में शामिल ना हो कि यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है। तो इसलिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना होगा क्योंकि उनके ऊपर विन की जिम्मेदारी है। हमें तो अब उसी मोमेंट पर कुछ समय पहले के ही सीन दिखाए जाते हैं जब एंड्रयू और एरिक विन के साथ इस जगह पर घूमने के लिए आ रहे थे। वो अपनी कार की मदद से काफी मजे करते हुए ट्रेवल कर रहे होते हैं और गाना भी प्ले करते हैं। उन्हीं में से एक गाना विन को बहुत ज्यादा पसंद था और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कार में वही सुनते रहते। अब तक तो देखकर यही लग रहा था कि एंड्रयू और एरिक ने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से पाला है। आज तक उन्होंने विन के लिए कोई भी कमी नहीं होने दी और उन्होंने पूरा कोशिश की कि इसे अच्छी तरीके से देख रेख मिले। यहाँ प्रेजेंट टाइम पर लेनार्ड की टीम में से बेचारा रेड तो मर चुका था, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगाने में लग जाते हैं।
रेड का बिहेवियर शुरुआत से ही बहुत अजीब था और आखिरकार उसने अपनी जान दे ही दी इस बेकार की चीज के लिए। ऐसा बेचारे एंड्रयू और एरिक सोच रहे थे। उस मतभेड़ में एंड्रयू और एरिक दोनों को चोट लगी होती है तो सैब उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। सैब एक नर्स है तो उसे ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन बातों ही बातों में वो ये भी कह रही थी कि ये सब चीजें हमें विजन में दिखाई दी हैं। यानी लेनार्ड और उसके जो टीम मेंबर्स थे उन्हें एक तरीके के ही विजन आते, कैसे ये एपोकलिप्स हो रही है और इनसे बचने के उपाय क्या क्या है। तो उन्हें जो सबसे फिजिबल उपाय लगा, यानी एंड्रयू, एरिक और विन के पास आकर उनमें से एक की बलिदानी देना, तो इसीलिए वो सब बिना देरी किए यहाँ आ गए और इस शर्त को तुम सबके सामने रख दिया। यहाँ पर तो आधी तबाही चालू भी हो चुकी थी उस एपोकलिप्स की, और अगर इस तरीके से वो देरी करते रहे तो आगे की तबाही भी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेनार्ड की पूरी टीम की इतनी सीरियस बातों ने एंड्रयू को सोच में डाल दिया था। यहाँ पर बेचारी विन अपने पेरेंट्स एंड्रयू के पास जाना चाहती थी, लेकिन लेनार्ड उसे पकड़ लेता है। वो चाहता था कि जल्द से जल्द ये तीनों अपना डिसीजन ले और उनमें से कोई एक कुर्बानी दे, तब जाकर ही उनके सर पे से एक टेंशन खत्म होगी। लेकिन तभी एंड्रयू ने गुस्से में होते हुए ये कहा कि मुझे याद आ चुका है कि रेड नाम का जो लड़का अभी अभी मरा था वो कौन है और उसने उसे कहाँ देखा था। बात ये होती है कि कुछ महीनों पहले एंड्रयू जब एक क्लब में गया था तो रेड नाम के उसी लड़के से उसका फाइटिंग हो गई थी। बहुत ही हीटअप मोमेंट क्रिएट हो गया था और तब से एंड्रयू ये याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा है। तो ये हो सकता है कि रेड नाम के उसी लड़के ने बदला लेने के लिए ये पूरा सीन क्रिएट किया हो। उस मोमेंट के बाद शायद वो नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहूं। अब ये उनमें से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो एंड्रयू सोच रहा था, पर लेनार्ड फिर से बताता है कि ये विजन सिर्फ रेड को नहीं आए थे, सेम टाइप के सेम विजन सभी को आए होते हैं एक साथ, तो इसमें कुछ तो बात होगी। और विजन में ये भी मेंशन था कि हमें एक दूसरे के साथ मिलना है, जबकि उन्हें इससे पहले एक दूसरे का नाम तक नहीं पता था। एंड्रयू और एरिक के लिए चीजें और ज्यादा उलझती जा रही होती हैं और समझ नहीं पाते कि इसमें क्या करें। लेनार्ड ने तो उन्हें कुछ टाइम दे दिया ताकि वो जल्द से जल्द सोच सके और आराम करने के लिए भी कहा। एड्रिया नाम की वो लेडी तो विन का ख्याल रख रही थी और उसे खाना भी खिलाती है। वो उसे ये बताने लगी कि हम भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं और ये सब जो हो रहा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो विन को अपनी बेटी मान रही है। वो इतनी अच्छी तरीके से बात करती है कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये सब किडनैपर्स हैं और उन सभी को इस तरीके से बलिदान देने पर प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चला कि विन कहीं न कहीं से एक चाकू उठा लेती है और सीधा चली जाती है एरिक के पास। यानी वो चाकू उससे प्रोवाइड कर रही थी ताकि वो अपने हाथ खोलकर आजाद हो जाए। एरिक ने चोरी चुपके उस चाकू को ले लिया और अपने हाथ ओपन करके एंड्रयू को भी आजाद कराया। उन्होंने तो अब चाकू की मदद से ही उन तीनों मेंबर्स को पॉइंट आउट कर दिया था कि हमें यहाँ से जाने दो, ये सबका कुछ मतलब नहीं और तुम सब पागल हो चुके हो इस रिचुअल और विजन की वजह से। लिनार्ड कुछ कह पाता है, इससे पहले वहाँ सामने एड्रिया आ जाती है। एड्रिया ने कहा कि ये सब सच है और इसे प्रूफ करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एड्रिया अब इन चीजों से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने भी अब अपनी कुर्बानी देने का डिसाइड किया। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अपोकलिप्स के बाद उसकी पूरी फैमिली खत्म होगी और फैमिली नहीं होगी तो एड्रिया जिंदा रहकर क्या कर सकती है। इसीलिए अब एंड्रयू और एरिक को भरोसा दिलाने के लिए एड्रिया भी अपने साथियों को इशारा करती है। लिनार्ड और सैब ने जरा भी देरी नहीं की और तुरंत ही एड्रिया को मार दिया। बेचारी अब दूसरी एड्रिया भी मारी जा चुकी है उनकी टीम से। आखिर यहाँ पर कौन सी अजीब चीज हो रही है उन्हें समझ ही नहीं रहा था। तभी अचानक साइड में जो टीवी ऑन होता है उस पर एक न्यूज दिखाई गई। वो एक महामारी की थी जो धीरे धीरे फैल रही होती है चारों तरफ। उस महामारी से जो भी इन्फेक्टेड हो रहा था वो तुरंत ही मर जाता। अब ये देखकर एंड्रयू और एरिक एकदम दंग रह गए क्योंकि इसी चीज के बारे में तो लिनार्ड ने पहले से ही कहा था। यानी कि एक के बाद एक सारी चीजें सच होती जा रही हैं। एंड्रयू भी जो पहले मानता था कि ये सब झूठ है और सारी रिपोर्ट्स रिपीटेड हैं, यानी वो पहले हो चुकी हैं और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये अभी हो रही है। लेकिन लिनार्ड द्वारा बताई गई चीजें इतनी एक्यूरेट थी कि एंड्रयू को भी भरोसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। एंड्रयू की बातों से लग रहा था कि वो इन चीजों पर नहीं मानता, पर एरिक यहाँ और ज्यादा डरता चला गया। इनफैक्ट एरिक ने तो अब एंड्रयू को ये बताना स्टार्ट कर दिया था कि जब वो यहाँ पर आया था तो रेड के मरने से पहले उसने आसपास कुछ हिलते हुए देखा था। वो एक इनविजिबल आकृति थी जो अपना प्रेजेंस बता रही होती है, यानी इसमें जरूर कुछ सुपरनैचुरल चीजों का हाथ है और लिनार्ड की टीम झूठ नहीं बोल रही है। एंड्रयू बेचारे अपने पार्टनर एरिक को समझाने लगा कि तुम कोई रिलीजियस बातें मत करो, तुम ओवर थिंकिंग करोगे तो इसमें इन लोगों का ही फायदा होगा। हमें इन चीजों के साइंटिफिक रीजन ढूंढने चाहिए जो एप्लीकेबल हो। लेकिन एरिक का दिमागी संतुलन शायद अब बिगड़ता चला जा रहा था और उसने बहुत ही अजीब चीजें सोच ली। एरिक को ऐतिहासिक चीजें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है तो वो यहाँ पर अपनी एक कहानी बना लेता है।
यानी उसने देवता हीडिस के बारे में सुना था, जो एक समय के बाद पृथ्वी पर अपने कुछ दूत भेजेंगे जो धीरे धीरे करके पृथ्वी पर इंसानों को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। देवता के 4 सेवक थे, तो इसीलिए एरिक लेनार्ड के उन चारों मेंबर्स को वही दूत समझ रहा होता है। उसके हिसाब से कहा जाता है कि देवताओं ने अपने चारों मेंबर्स को अलग अलग शक्तियां दी थी तबाही मचाने के लिए। यानी इन्हें 4 हिस्से दिए गए होते हैं पृथ्वी के, जो अपनी अपनी शक्तियों का यूज करके वहां पर सुनामी, अर्थक्वेक और लोगों को खत्म करेंगे। यानी इस वक्त जो इतनी सारी आपदाएं हो रही हैं वो यही 4 लोग कर रहे थे। अब एंड्रयू बेचारा एरिक को समझाते रह गया, पर उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग कमी नहीं हो रही थी। एंड्रयू को भी अब इन बातों पर थोड़ा सा भरोसा तो होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अगर ये सब देवता के दूत है तो ये अपनी एक एक करके जान क्यों दे रहे हैं। पहले रेड ने ऐसा किया और फिर एड्रिया ने। तभी उसी वक्त विन ने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। इस चीज को देखकर लिनार्ड और सैब उसकी तरफ गए और तुरंत ही एंड्रयू और एरिक को भागने का मौका मिल गया। एरिक पीछे की तरफ लिनार्ड को रोक रहा था और वही एंड्रयू सीधा अपनी कार की तरफ भागा अपनी गन लेने के लिए। तुरंत ही वो गन निकालता है, तब तक सैब वहां पर पहुंच गई, लेकिन उसने पॉइंट आउट कर दिया था सैब को। यानी सैब अब बेचारी कुछ नहीं कर सकती। जल्द से जल्द एंड्रयू गन पॉइंट करके सभी को एक तरफ लेकर आता है और मरे पड़े हुए रेड की बॉडी से उसका आईडी कार्ड निकालता है। देखने पर यह सच्चाई पता चली कि उस आदमी का नाम रेड है ही नहीं, बल्कि वो तो कोई दूसरा इंसान था। तभी एंड्रयू ने लिनार्ड को समझाया कि जरूर ये काम रेड का ही होगा, वो मुझसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने आकर तुम सभी को मैनिपुलेट किया ये काम करने के लिए। इसीलिए इन सारी चीजों का एपोकलिप्स या फिर देवताओं के प्रकोप से कोई लेना देना नहीं है। पर एंड्रयू अभी भी इस बात को नहीं मानता। वो कहने लगा कि इतनी सारे तूफान, इतने सारे भूकंप आ रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, और जैसा जैसा विजन में बताया गया था सेम वैसा ही हो रहा होता है। तो फिर वो इंसानी प्रजाति तबाह होने वाली है, इसे कैसे इग्नोर कर सकता है। लिनार्ड तो अपनी बात पर डटा था और कहता है कि हम जो करने आए हैं वो करके ही रहेंगे। अब अगर इस तरीके की खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाए जहां इस तरीके के रिलीजियस ग्रुप वाले और सीक्रेट सोसाइटी के लोग हमारे पास आकर ऐसी चीज बोले जिसमें पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और आपको ये रिचुअल परफॉर्म करने होंगे, और ये चीजें रियलिटी में बहुत जगहों पर होती भी हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स और कई सारे ढोंगी लोग अपने गॉड के बारे में बताकर लोगों को डराते थे। और ये कोई वेपन नहीं है, बल्कि ये उससे ज्यादा खतरनाक था। लोग वेपन से डायरेक्टली डर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि गॉड के नाम से डराने से वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो अगर आपका भी सामना ऐसे खतरनाक लोगों से हुआ तो आप क्या करोगे? आखिर उनसे बचकर कैसे निकलोगे? तो सबसे पहली बात, हमें अपने रीजन का मेंटल हेल्पलाइन नंबर याद रखना है। ये वो डिपार्टमेंट होता है जो इन चीजों की निगरानी रखते हैं कि लोगों के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर तो नहीं है। अगर आपको दिमागी तौर पर कोई भी चीजों की प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जा सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड साइकोलॉजिस्ट और ऑफिसर्स होते हैं। खैर ये तो बात रही सेफ्टी की, लेकिन अगर क्या करे वो सीक्रेट सोसाइटी के लोग हमारे सामने ही खड़े हों, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि गुस्से में आकर उनसे फिजिकल फाइट ना कीजिए। उन्होंने रिलीजियसली आपसे कांटेक्ट किया है तो आप रिलीजियसली जवाब दीजिए। यानी अगर आपके पास गॉड की कोई भी चीज है तो उस सिंबल को शो करते हुए ये बताइए कि हम भी उनके द्वारा भेजे गए इंसान हैं। अगर ये दुनिया सच में खत्म होने वाली है तो गॉड ने पहले से ही इसका डिसीजन ले लिया होगा, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, और जो हो रही है उसे होने दो। अगर ये चीजें क्लियर कर दी जाए उन ग्रुप के लोगों को तो शायद वो समझ सकते हैं। लेकिन एंड्रयू और एरिक के साथ जो चीजें हो रही थी वो शायद एकदम एक्सेप्शनल होता है। लेनार्ड ने तो फिर क्लियर कर दिया था कि तुम तीनों में से किसी एक को जान देनी ही होगी। अगर तुम तीनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो वो मदद कर सकता है। एंड्रयू, एरिक और विन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो काफी डरने भी लगते हैं। एंड्रयू के पास गन होती है, पर लिनार्ड का साइज ही इतना ज्यादा बड़ा था कि कोई भी देखकर घबरा जाए। एंड्रयू काफी गुस्सा हो चुका था और उसी मोमेंट पर सैब उसके सामने आ जाती है। एंड्रयू तो लिनार्ड पर गोली चलाने वाला था, लेकिन वो गोली जाकर लग गई सैब को, यानी सैब वहीं पर गिरकर मर जाती है। सैब की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन वो कुर्बानी दे सकती है अपने लीडर के लिए, यानी और कोई नहीं बल्कि लिनार्ड के लिए। लिनार्ड ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ एंड्रयू सैब की मौत पर एकदम सदमे में चले गया था। उसे तब का मोमेंट याद आ रहा होता है जब एंड्रयू और एरिक कुछ समय पहले एक क्लब में गए थे और उसी क्लब में रेड नाम का वो आदमी आया था जिसका एंड्रयू के साथ झगड़ा हो चुका होता है। वो एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था जिससे कई सारे ऑफिसर्स भी आ गए थे छुड़ाने के लिए। अब उस इंसिडेंट के बाद से ही एंड्रयू ने अपनी और अपने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस गन ली होती है, पर उसे आइडिया नहीं था कि उसकी गन से किसी बेगुनाह की मौत हो जाएगी। आखिर ये बात बाहर आई तो वो इसे जस्टिफाई कैसे करेगा? सबसे पहले तो एंड्रयू ने लिनार्ड को गन पॉइंट करके एक वॉशरूम में बंद कर दिया और वो खुद प्लान बनाने लगा एरिक के साथ कि क्या पॉसिबल हो सकता है। यहाँ लिनार्ड का बिहेवियर अब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने लगा था और शायद अब वो अपने दोस्तों के मरने का बदला उनसे लेकर रहेगा। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब एंड्रयू लिनार्ड को देखने के लिए गया और लिनार्ड ने हमला करके उसका गन अपने हाथ में ले लिया होता है।
यानी अब एंड्रयू, एरिक और विन तीनों में से किसी एक की जान बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है। थोड़ी ही देर में टीवी पर और ज्यादा न्यूज आने लगी जिसमें बताया जा रहा था कि कई सारे हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन जमीन पर गिरने लगे हैं और ये क्वांटिटी में इतने ज्यादा हो रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट का तो चांस ही नहीं। कुछ और ही अनजान चीज थी जो इन सारे प्लेन्स को उड़ते हुए ही गिरा दे रही होती है। हर एक कंट्री में सेम ऐसा ही हो रहा था और बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे थे। यानी अब वो एपोकलिप्स बहुत पास आ चुका है जो धीरे धीरे लोगों को मार रहा है। अब तो एंड्रू भी ये देखकर एकदम चौंक गया क्योंकि वहाँ पर डेट्स भी लिखे हुए थे और वो डेट्स आज के होते हैं। यानी लेनार्ड और उसकी टीम गलत नहीं बोल रही है। लेनार्ड फिर से उन्हें कहने लगा कि ये सब जो तुम टीवी पर देख रहे हो सब हमने देख लिया था विजन के अंदर, इसीलिए हम वार्न करने चले आए कि तुम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो 4 मेंबर्स थे वही दुनिया को 4 भागों में डिवाइड करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो एपोकलिप्स से बचाने की बात बिल्कुल नहीं करते। एरिक जो अपनी बेटी विन के साथ मौजूद होता है उसने सब सच मान लिया था। बेचारे एंड्रयू का भी सेम वैसा ही हाल होता है। लिनार्ड के बाकी मेंबर्स मर चुके थे, इसीलिए अब उसके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। वो धीरे धीरे बाहर आता है और बैठ जाता है। उसने एंड्रयू और एरिक से सिर्फ इतना कहा कि तुम अपना डिसीजन ले लेना, मुझे अब इस जगह पर बिल्कुल नहीं रहना। अगले मोमेंट में लिनार्ड ने खुद को खत्म कर दिया और वहीं मर गया। यानी उन मेंबर्स को जो करना था वो उन्होंने कर लिया है। आगे एंड्रयू और एरिक की जिम्मेदारी है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ बादल छा गए थे। इतनी ज्यादा चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है जैसे कि एपोकलिप्स अब दूर नहीं। चारों तरफ एकदम तूफान वाला माहौल हो चुका था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। एंड्रयू और एरिक एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और शायद उन्हें जवाब पता था कि उन्हें क्या करना है। जल्द से जल्द एरिक ने विन को एक कमरे में जाकर बंद कर दिया और जब तक वो बुलाए तब तक बाहर न आने के लिए कहा। एरिक तो अब एंड्रयू से सामने आकर ये साफ जवाब दे देता है कि हमें अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसा लिनार्ड और उसके साथियों ने कहा था और देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड्रयू अभी भी कंफ्यूज था क्योंकि वो साइंटिफिक रीजन पर ही भरोसा करता है। ये सब तो स्पिरिचुअल चीजें हैं और एरिक का एक मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। एरिक फिर एंड्रयू को एक और असम्पशन बताने लगा कि शायद लिनार्ड और उसकी जो पूरी टीम हमारे पास आई थी उन्हें सच में फ्यूचर के विजन आए होंगे, क्योंकि ऐसे ही सेम विजन एरिक को भी एक मोमेंट के लिए आए थे। ये तब की बात है जब रेड अपनी जान देने जा रहा था और एरिक ने पहले भी मेंशन किया था कि उसने कुछ अननोन चीज मूव होते हुए देखी है। उसी समय उसे फ्यूचर के कुछ विजन आए थे जो कि ठीक से वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो ब्लरिश विजन थे। एंड्रयू ने ये भी बात बताई कि शायद लिनार्ड और उसके सभी मेंबर्स हमें गाइड करने ही आए होंगे। हर एक लोगों का अलग अलग मतलब था, जिसमें कि कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था तो कोई हमारी देख रेख कर रहा था और ये जरूर ईश्वर द्वारा ही भेजे गए होंगे जो इंसानियत को इस तरीके से खत्म होने ही नहीं दे सकते। तो इसलिए अब एरिक डिसाइड करता है कि वो अपनी जान देगा। एंड्रयू के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो विन के साथ यहाँ चले जाए और उसे अच्छी खासी परवरिश करके बड़ा करे। अब एंड्रयू ने जब ये सुना तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था, पर एरिक ने ये डिसीजन ले लिया था। तुरंत ही एरिक ने गन निकाली और खुद को शूट कर दिया। एंड्रयू को तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और वो एकदम चौंक जाता है। इस मोमेंट पर उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए वो अब अपने पार्टनर जो नहीं रहा और अपनी बेटी विन को कमरे से निकालकर घर से बाहर चला जाता है। एंड्रयू के मन में अब बहुत ज्यादा दुख की भावना थी, पर तुरंत ही हमें पता चला कि एरिक के मरने के बाद आसमान से एक बिजली उनके घर पर गिरी है। बिजली के गिरने से पूरी आग लग चुकी है। यानी ये एक इशारा हो सकता है कि एरिक की जो बलिदानी दी गई है उसे पूरी तरीके से ईश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड्रयू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो शुरुआत से ही साइंटिफिक चीजों पर भरोसा करता था, लेकिन जो अभी हो रहा है उसकी आंखों के सामने वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। इन चीजों को तो वैज्ञानिक प्रूफ भी नहीं कर सकते। अब बात और ज्यादा बिगड़ जाती। इससे पहले एंड्रयू अपनी बेटी विन को लेकर वहाँ से फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो अब एंड्रयू की जिंदगी में विन के अलावा कोई और नहीं बचा है। उसने अपनी फैमिली छोड़ दी, एरिक मर गया और अब उसके पहचान का कोई भी नहीं है। तो अब एंड्रयू एरिक द्वारा बताया गया प्रॉमिस याद करता है कि चाहे कुछ भी हो वो विन को अच्छी तरीके से परवरिश करेंगे और चाहे कुछ भी हो उसके बड़े होने के बाद उसे हर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो वो चाहती है। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि एंड्रयू और एरिक के बीच जो प्यार है और जितने भी सैक्रिफाइसेस उन्होंने अपनी जिंदगी में किए हैं, ईश्वर ने इतने करोड़ों लोगों में से उन दोनों को ही चुना था बलिदानी के लिए, जो कि एरिक ने भली भांति उसे पूरा भी किया। एंड्रयू तो अपनी बेटी विन के साथ आगे बढ़ता है, तभी उसे एक कार दिखाई दी। ये किसी और की नहीं बल्कि लिनार्ड और उसके साथियों की होती है। यानी उन्हें पहले से ही पता था कि ये सिचुएशन आएगी, इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए ये गाड़ी छोड़ दी होती है। लकीली एंड्रयू बच गया और विन को लेकर वो कार में बैठ जाता है। वहां से निकलने से पहले अचानक कार में वही सॉन्ग चालू हो गया जो कि एंड्रयू, एरिक और विन ने आने से पहले सुना था। और इसी मोमेंट पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एरिक अपने आप को गोली मारने वाला था
उसने एक विजन देखा होता है जो पहले ब्लरिश था, लेकिन जैसे उसकी बलिदानी का समय निकट आ गया तो उसे वो क्लियर दिखाई देने लगा। उस विजन में वो फ्यूचर देख पा रहा होता है कि कैसे एंड्रयू और उसकी बेटी विन साथ में है और विन बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जो एक साथ एंजॉय कर रहे थे। यानी ये बात कंफर्म है कि एंड्रयू जिंदा रहेगा और उन दोनों की जान बचाने के लिए एरिक को अपनी बलिदानी देनी होगी। इसीलिए एरिक इतना ज्यादा श्योर था कि उसे मरना चाहिए और उस मोमेंट पर सेम ऐसा ही हुआ। एंड्रयू अब एकदम सही सलामत अपनी बेटी विन को लेकर वहां से निकल जाता है। अब उस मोमेंट के बाद हमें न्यूज चैनल्स पर दिखाया गया कि सब कुछ एकदम रुक सा गया है। जो भूकंप, सुनामी और आपदाएं पहले आ रही थी वो एकदम बंद हो चुकी हैं। प्लेन्स जो लगातार गिरते जा रहे थे और जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं वो भी अब बाकी प्लेन्स में नहीं हो रहे होते। यानी सच में उस बलिदान के बाद सारे एपोकलिप्स रुक गए हैं। खैर ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन एपोकलिप्स की वजह से इतने सारे लोगों की जानें गई हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा नुकसान हुआ वो इंसानियत कभी भूल नहीं पाएगी। उनके मन में एक डर तो हमेशा बना ही रहेगा कि अगर फिर से ऐसी कंडीशन आ गई तो वो क्या करेंगे। हो सकता है कि गॉड ने सिर्फ ये सारी चीजें उन्हें एक सीख देने के लिए की होंगी कि वो जिस तरीके से नेचर और चारों तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एकदम नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि पृथ्वी के इकोसिस्टम को बिगाड़ कर आगे बढ़ना। शायद ईश्वर भी बात करने के लिए कुछ गिने चुने लोगों को ही अपना मीडियम चुनते थे जो इस पूरी इंसानियत को बदलने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ हमारी ये मिस्टीरियस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।